We'll start with a new chapter today, that is gravitation. And before we start with gravitation, let us look at some interesting thing. And I will recommend कि जब भी आप JEE NEET या स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करोगे तो ऑलवेज प्रिपेयर पैरेलल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले करो, ग्रेविटेशन बाद में करो, या फिर अदर वे अराउंड, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में you have two charges and you talk about what is the force between these two charges, है ना। अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो उन दो चार्जेस में फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो you'll find a very interesting thing that more or less इन दोनों में इक्वेशंस जो आते हैं वो सिमिलर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स है, if I have two charge particles Q1 and Q2 separated by a distance r, तो आपको पता है तो force in this case is K, capital K, Q1 Q2 by r square। अगर आपको याद होगा तो कैपिटल K होता है 1/4 pi epsilon 0 into स्मॉल k या फिर एप्सिलॉन r। तो आप या तो यहाँ पे एप्सिलॉन r लिखो जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलोगे, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल k जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, दोनों में से एक। एंड रिमेंबर दिस इज कैपिटल K। तो याद रखना ये डिफरेंस है, स्मॉल k स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल K इज 1/4 pi epsilon 0 k। देन अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ टू चार्जेस इफ यू हैव two masses m1 and m2 separated by a distance r, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इसको Fe बोल देता हूं, इट इज इक्वल टू G m1 m2 by r square। ये हम बाद में प्रूव भी करने वाले हैं कि दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। बट look at the similarity, यहाँ पे force was proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between the two charges। यहाँ पे force is proportional to two masses and product of two masses and inversely proportional to square of the distance between the two masses। तो इन दोनों में ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, याद है 1/r स्क्वायर आया तो हम क्या बोलते थे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और जब इनवर्स स्क्वायर लॉ हो तो फोर्स का अगर स्ट्रक्चर सेम हो तो बाकी सारे चीजें सेम बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस नहीं होते, फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू वन चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। तो एक चार्ज है Q और एक पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी वेरी प्रिसाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। शॉर्टकट में हम बोल देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इज वापस से वही 1/4 pi epsilon 0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। तो आपको पता है दो चार्जेस में फोर्स कितना है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एट अ गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस होता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक मास है और एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट इस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। जैसे यहाँ पे P पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा। सिमिलरली ये P पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो वी विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो, यहाँ पे उसको बोलते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम, कांस्टेंट मास अपॉन r square। देन आफ्टर दिस what you will have is, इसके बाद अगर आपको याद होगा, you have defined something called as
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट होता है, वैसे पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज होता है, वैसे पोटेंशियल भी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज होता है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आपको याद होगा तो के, चार्ज बाय डिस्टेंस। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जी एम बाय आर। गुड। एंड देन अगर आपको याद है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस होता है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का हो नहीं सकता। तो व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, यू ऑलवेज टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो या दो से ज्यादा, ऑफ कोर्स यू कैन हैव 3 4 5 6 एज मेनी चार्जेस एज यू वांट। पर हम यहाँ पे सिंपल केस ले रहे हैं, तो हम दो ही चार्ज और दो ही मासेस की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस वाज, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका था के, याद है क्या, Q1 Q2 बाय आर, नहीं आर स्क्वायर आ गया तो फिर इट विल बिकम फोर्स, नीचे आर। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर आता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में नीचे आर आता है। फोर्स में Q1 Q2 आता है, पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में Q और पोटेंशियल में भी Q, सिंगल सिंगल। गुड। तो यहाँ पे सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो G m1 m2 by R। तो यू सी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलास बन रहे हैं, मोर और लेस। देयर आर डिफरेंसेस आल्सो, ये तो सेम हमने कंपेयर कर लिया। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला मोर और लेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड प्रोडक्ट ऑफ masses। यहाँ पे you see electric field at a point is charge upon distance square, gravitational field intensity at a point is mass upon distance square, electric potential at a point is charge upon distance, gravitational potential at a point is mass upon distance, electrostatic potential energy is product of charges upon distance, and gravitational potential energy is product of masses upon distance। Then of course अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए, जब हमने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर सीखा था, याद है क्या, 4 फंडामेंटल फोर्सेस? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। गुड। तो देयर आई मेंशन्ड वन थिंग कि ये डिपेंड करेगा कि आपके चार्जेस कौन से मीडियम में है, और वो के वहीं से आता है, और एयर के इक्वल टू 1। तो आई टोल्ड यू कि इन केस ऑफ electrostatics, the force between two charges depend on intervening medium। दो चार्जेस एयर में है तो अलग फोर्स, वाटर में है तो अलग फोर्स, और वाटर के केस में तो इट इज 1/80th टाइम लेस, क्योंकि के वैल्यू फॉर वाटर इज 80। मतलब जितना फोर्स दो चार्जेस में इन वैक्यूम है, उसका 1/80th होगा वाटर में। तो कीपिंग द टू चार्जेस इनसाइड अ मीडियम विल रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। और हमने लिखा था ग्रेविटेशन के केस में that they do not depend on intervening medium। So right, depends on intervening medium, depends on intervening medium, it is independent of intervening medium, independent of intervening medium। मतलब it tells you कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस नेवर चेंज, चाहे उन दो मासेस में आप कुछ रखो या कुछ मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑलवेज द सेम। देन वन लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो, अगर मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, राइट? और दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो हियर फोर्स can be attractive or repulsive, and in this case force is always attractive, right? तो अब
well, basically this is not part of your syllabus, but you should know this is very interesting. कभी भी अगली बार से जब एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करोगे, चाहे वो जेई, नीट, सीईटी, स्टेट बोर्ड हो, तो ये दोनों टॉपिक साथ में पढ़ना, बिकॉज देन इट विल सेव योर टाइम, बिकॉज यू नो सो सिमिलर थिंग्स, राइट? और हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट if you know electrostatics, more or less you know gravitation, more or less. So this is what you should know. Now we can actually start with gravitation. So we'll start with first introduction part, and I will not spend much time in introduction and will not write down anything about introduction. It is just to set a link. तो अब ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है ये कैसे पता? बिकॉज ऑफ कोर्स न्यूटन के सिर पे आके एप्पल गिरा, तो उसको पता लगा कि अरे व्हाई एप्पल्स आर फॉलिंग डाउन, व्हाई दे आर नॉट गोइंग अप. सो देयर इज समथिंग, सम फोर्स व्हिच शुड बी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. देन ही सेड देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? बट इससे 1000 साल पहले भी पता था. दैट इज द रियल स्टोरी, आई मीन द ट्रुथ. सो यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आर्यभट्ट. 6th century, 5th 6th century में, 5th to 6th century के somewhere in between, he was studying motion of moon around earth, motion of earth around sun. That time he said that earth has two motions, one is rotation, another is revolution, मतलब revolving around the sun. तो वो जो revolution है, मतलब earth is orbiting sun, it is because of gravitational force, some force between earth and sun, right? तो ये एक एविडेंस था, न्यूटन ने एक एविडेंस दिया, और आर्यभट्ट के 1000 साल के बाद, आफ्टर 1000 years, केपलर. So Kepler did a systematic study of motion of planets in night sky. So he spent years and years, उसने लिटरली ट्रेस किया कि प्लैनेट का मोशन हर दिन कितना चेंज होता है. तो by observing motion of planets, he put forward his 3 laws of planetary motion. So for us, starting point will be Kepler's law of planetary motion, and definitely a lot has been done thousands of years back also about gravity, but it is not documented. So basically, जहाँ से written है, जहाँ से हमारे पास documentation है, we'll start from there. So we'll start with Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. Kepler basically tried to explain the motion of planet around sun in via 3 different laws. पहला है Kepler's first law, जिसको आप law of orbit भी बोलते हो. तो first law gives you information about orbit of any planet around sun. So it tells you any planet or every planet of the solar system revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its focus. ये important है, with sun being at one of the foci, क्योंकि you have 2 foci of ellipse. तो ये पता होना चाहिए कि there are 2 foci. I will put this later. So every planet is revolving around the sun in elliptical orbit. So this orbit is elliptical orbit, let us say. और ellipse के 2 focus होते हैं. This is, let us say, one focus S and other focus S dash. So sun being at one of the foci, तो sun दोनों में से एक focus पे होगा, हम उसको set कर देंगे at S, right? So first of all, you should know what is foci of ellipse. What do you mean by foci of ellipse? जैसे सेंटर ऑफ सर्कल आप बोलते हो, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब बेसिकली एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. वैसे फोकाई का मतलब ये होता है कि इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सम पॉइंट हियर P, तो अगर मैं ये SP और S डैश P को ऐड करता हूं, तो आई गेट सम डिस्टेंस. फिर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, मान लो आई टेक सम पॉइंट ओवर हियर Q, फिर मैं SQ और S डैश Q को ऐड करता हूं, तो वापस मुझे एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस मिलता है.
फिर कहीं और होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा R, and if I check what is distance SR and I check what is distance S dash R, and if I add and again get the same value. So foci are the 2 points of ellipse, right? For any point on the perimeter of the ellipse, जब आप ये कोई भी पॉइंट ले लोगे, पहले फोकस से उसका डिस्टेंस निकालोगे, दूसरे फोकस से उसका डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, और हर एक पॉइंट के लिए वही वैल्यू मिलेगी. सो दोस टू पॉइंट्स आर कॉल्ड एज फोकाई. तो इसे पता होना चाहिए व्हाट इज फोकाई. अभी भी नहीं समझा है तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. सी द थिंग इज देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. ऐसे 2 पॉइंट है. उन 2 पॉइंट्स के लिए अगर मैं पेरीमीटर पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, सम पॉइंट, फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे. मतलब फोकस से वो पॉइंट और दूसरे फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और दोनों को ऐड कर देंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, सम वैल्यू, राइट. देन आई टेक अनदर पॉइंट. फिर उस पॉइंट के लिए भी मैं दोनों फोकस से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और दोनों को ऐड कर रहा हूं तो वापस वही वैल्यू मिलेगी. So these 2 points are called as foci of ellipse, right? थोड़ा सा complicated है वैसे. You need not to know this, but I wanted to tell you कि what do you mean by foci. तो इतना पता होना चाहिए. Anyways, so we'll first put down statement of Kepler's first law. तो Kepler's first law का statement आपको पता होना चाहिए. बहुत simple है. Every planet, of course, every planet of our solar system. तो एवरी प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि तब पता भी नहीं था कि बाकी जगह पे प्लैनेट्स है कि नहीं. ओके, तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन elliptical orbit with the sun at one of the foci. And definitely now we know minimum few thousand planets, confirmed planets that they exist, not in our solar system. our solar system में 8 ही है. 9 था, उसको बोल दिया कि you are no more part of our family. Of course there are reasons behind throwing that planet out. You know what are the reasons? Number one, प्लूटो के साइज से बड़े साइज के सैटेलाइट्स है. Jupiter has satellites which are bigger than size of Pluto. Number 2, ellipticity, highly elliptical orbit. For example, जैसे इन्होंने बोला ना elliptical orbit, तो for example अगर बाकी planets का ellipticity, for example sun is here, is less, लेकिन प्लूटो का highly elliptical. तो प्लूटो का ellipticity बहुत ज्यादा है, और वो फिर ऐसा है कि in few hundred years, शायद 1000 years में एक ही चक्कर लगाता है. So not a good member of the family because visits once in a few thousand years. Just a joke, but it is because of size and ellipticity. और उसको भी dwarf planet बोलते हैं, by the way. So anyways, so every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the foci. अब इसका you see when you say कि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, लेट अस से ऑर्बिट अगर सर्कुलर होता, तो सर्कुलर ऑर्बिट के केस में प्लैनेट कहीं पे भी हो, लेट अस टेक प्लैनेट समवेयर, प्लैनेट कहीं पे भी हो तो उसका डिस्टेंस होगा सेम. बट इलिप्टिकल ऑर्बिट में सेम डिस्टेंस है नहीं. तो ये एक पॉइंट ऐसा है फॉर विच द प्लैनेट इज एट द नियरेस्ट पोजिशन. इसको आप बोलते हो पेरीहेलियन. Peri means nearest, helion means sun. So the point which is nearest to the sun is perihelion. Similarly, you have a point, this point के लिए, yes, sun is farthest, then this is aphelion. Good. So now we will write down these points. कम से कम हम define तो कर देंगे, काम में आएगा. This is A, which is aphelion. Okay, so the nearest point of a planet
the nearest point of a planet during its motion या फिर on its trajectory during its motion around the sun is known as perihelion. Right? So we are showing this by point P. Similarly, the farthest point of a planet during its motion around the sun is known as aphelion. Good. So, farthest. Yeah, of course, farthest. So it is farthest point. So we'll mention this points here. So P stands for perihelion and A is aphelion. Good. अब अगर सर्कुलर होता, ऑर्बिट सर्कुलर होता, जो नहीं है, अगर होता तो फिर एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर विल बी डायामीटर. तो यहाँ पे कोई भी एक्सिस लोगे तो इट विल बी ऑफ द सेम लेंथ, सेम वैल्यू. बट एज यू सी इन दिस केस व्हाट यू हैव इज, अब क्योंकि यहाँ पे एज यू ऑलरेडी नो इट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इसका मतलब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच पासेस थ्रू पेरिहेलियन पॉइंट एंड एफहेलियन पॉइंट, इसको आप बोलते हो मेजर एक्सिस. क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस है जो इक्वल साइज के नहीं है. इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एज यू सो, इफ द ऑर्बिट वाज सर्कुलर, तो उस केस में मैं कोई भी एक्सिस लो, इट इज ऑफ द सेम लेंथ. बट यहाँ पे यू हैव अ एक्सिस, अ लाइन passing through perihelion point and aphelion point, that line is called as major axis. क्योंकि ये बड़ा axis है, that is why it is called as major axis. Okay, on any line which is perpendicular to major axis and passing through the center of major axis is called as minor axis. तो ये MN ये minor axis है और PA ये major axis है. तो PA is major axis and MN is minor axis. और अगर आप मेजर एक्सिस का हाफ लेते हो तो उसको बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट O है, तो OP डिस्टेंस इसको मैं A बोल देता हूँ, OA डिस्टेंस इसको भी मैं A बोल देता हूँ. तो ये बन गया मेजर एक्सिस का हाफ. इनको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस का हाफ दैट इज सेमी मेजर एक्सिस. तो OP और बेसिकली OA दे आर, इसको हम बोल देते हैं 2A. Why 2A? क्योंकि A प्लस A. तो ये हो जाएगा आपका सेमी मेजर एक्सिस, और सेमी मेजर एक्सिस मतलब जस्ट A. सिमिलरली माइनर एक्सिस का हाफ सेमी माइनर एक्सिस, और इसको B बोला है, इसको भी बोल देता हूँ B. तो OM and ON are semi minor axis. So minor axis is 2B, and then you here have OM and equal to ON. These are semi minor axis equal to B. Right? So this is all you need to know about first law of Kepler, that is law of orbit. So first law basically describes the orbit. It tells you that the motion is elliptical, sun is at one of the foci, the nearest point is perihelion, the farthest point is aphelion. Any line passing through perihelion and aphelion is major axis. Half of major axis is semi major axis. A line perpendicular to major axis passing through the center of major axis is called as minor axis, and half of minor axis is known as semi minor axis. So इसलिए इसको law of orbit बोलते हैं, because it gives you complete information about ऑर्बिट. दूसरा है लॉ ऑफ एरिया. तो नंबर 2, केपलर सेकेंड लॉ.
This is also called as law of areas. तो पहले हम अच्छे से समझ लेंगे इसको and we'll write down later. First of all, you need to understand what it says. So now you have a complete picture about the orbit. तो एक काम करता हूँ, ये orbit यहाँ से हम लेते हैं. Just take this orbit from here and let's remove all the unnecessary things which we don't know, which we don't need for this particular law. तो हमको इसकी जरूरत नहीं है. It tells you first of all, हम क्या करेंगे, मान लो that we have planet at this point, and well, by the way, before going to law of area, there's something interesting here which you need to know, पता होना चाहिए. ये अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं होता तो हमारे जो सीजन्स है वो वैसे नहीं होते. और आपको ये पता होना चाहिए, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अर्थ का जो एक्सिस है इट इज टिल्टेड. अर्थ का एक्सिस इज टिल्टेड बाय 23 डिग्रीज एंड समथिंग. मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, व्हिच इज नॉट ट्रू. अर्थ इज रोटेटिंग एट सम एंगल, मतलब इसका जो टिल्ट है बेसिकली, एंड दिस tilt generates seasons, different types of seasons here. Okay, so what will happen in this case, क्या होगा, for example, और आपको पता होना चाहिए equator, this is equator more or less. Okay, तो ये equator है. अब what happens is when earth is at perihelion, तो हम कहाँ पे रहते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम मतलब वी इंडियंस, वी आर in the northern hemisphere. So during this time summer, तो northern hemisphere में summer होगा और southern में ठंडी होगी, right? और हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है because we are directly facing the sun, right? And this is a period of around March, April, May. फिर जैसे जैसे वो अपने motion में आगे जाएगा, earth when it goes ahead in its motion, okay, so in that scenario, for example, in this scenario, वो जब यहाँ पे आया, तो now you see, this is the time, exactly this time, December more or less, थोड़ा आगे भी हो सकता है. तो southern hemisphere is facing sun directly and northern is not facing sun directly. तो ज्यादा amount of light, okay? नहीं तो बोलोगे फेस ही नहीं कर रहा है तो why sun is rising? Tilt है, so that makes days shorter here and nights longer because you have less amount of sunlight reaching you, and then it is summer time in southern hemisphere and winters in northern hemisphere. और 6 महीने के बाद वापस से वही होगा, right? So this is what you need to know. Then this is so interesting. अब ये पता है तो then we can go ahead with next law, that is second law, and second law is law of areas. So first of all, law of area समझने के लिए what you have to do is you have to draw a vector starting from sun to the planet. तो इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट भी बोल सकते हो. तो what it tells you, a line or a vector joining sun and the planet sweeps equal areas in equal interval of time. इसका मतलब ये एग्जाम्पल अगर प्लैनेट मान लो पहले ए पोजीशन पे था, आफ्टर अ मंथ, मैं क्योंकि टाइम पीरियड छोटा लेने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक शॉर्ट टाइम पीरियड, तो आफ्टर अ मंथ मान लो ये नया पोजीशन पे आ गया, ए डैश पे आ गया. तो ये जो लाइन है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रहा है, इट विल बेसिकली स्वीप सम एरिया. तो इट विल स्वीप सम एरिया मतलब इट विल कवर सम एरिया. तो उसने कितना एरिया स्वीप किया, तो इट स्वीप्स दिस मच ऑफ एरिया. लेट अस शेड इट, राइट? स्वीप, इट्स नॉट स्वीपिंग लाइक झाड़ू लगाना, इट इज कवरिंग सम एरिया. तो स्वीप एक्चुअली मीन्स कवरिंग सम एरिया. तो दिस इज, let us say A1, मान लो A1. Now, अब let us take some other position of Earth or planet. Let us say कि ये
बी पॉइंट पे था। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद वो इस पॉइंट पे आ गया, बी डैश पे आ गया। तो अभी भी ये जो लाइन है विच इज ज्वाइनिंग planet and the sun, it is covering some area, तो this area, और मान लो ये एरिया को हम बोल देते हैं A2। तो अगर टाइम इंटरवल सेम हुआ, मतलब A से A डैश जाने में अगर एक महीना लगा और B से B डैश में अगर एक महीना लगा, तो ये दोनों एरियाज विल बी सेम, राइट? व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से you know that each point is not at the same distance from the sun. इसके वजह से फोर्स विल चेंज, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन वन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा, विच इटसेल्फ मींस कि जैसे ही एफिलियन की तरफ जब प्लैनेट जाता है तो इट स्लोज डाउन, एंड व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स पेरिहेलियन इट स्पीड्स अप, देन स्लोज डाउन, देन स्पीड्स अप एंड देन स्लोज डाउन। तो इतना फास्ट नहीं होता वैसे, मैं तो फिर 5 सेकंड में 1 साल खत्म, राइट? तो द आइडिया हियर इज when planet is near to perihelion it speeds up, so it covers good amount of distance in orbit, तो good amount of area, क्योंकि ऑफ कोर्स दिख ही रहा है A1 आपको लगेगा ज्यादा एरिया है, पर वैसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्लो हो गया। यहाँ पे स्लो होने का मतलब ये होता है कि एफिलियन के पास में स्लो हो गया, तो मतलब ये होता है कि आर्क छोटा बनता है, आर्क फॉर्म्ड इज स्मॉल, हियर आर्क फॉर्म्ड इज बिगर। तो एरियाज कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर और लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट, दे आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गुड। तो अब हमको ये प्रूव करना है, अभी यही डिफरेंस है बिटवीन 10th एंड 11th। तो इन 10th यू जस्ट से इट एंड यू आर डन। अभी प्रूव करना पड़ेगा, एंड टू प्रूव दिस यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो अभी आपको क्या क्या लगने वाला है हम पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो इफ यू रिमेंबर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमारे पास एक वेक्टर है और वो एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट आई टोल्ड यू कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन मूव द वेक्टर एनीवेयर यू वांट, provided you are not changing direction and you are not changing magnitude. So when the two vectors start from the same point, you apply parallelogram law of vector addition. उसमें आप पहले parallelogram को complete करते हो, and then अगर आपको इस parallelogram का area find करना होगा, area of parallelogram, it is a bar cross b bar का मॉड मैग्नीट्यूड, राइट? अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, हाफ करते हो, वेरी गुड, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस? क्योंकि यू सी देयर इज अ लाइन, देयर इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सन एंड एंडिंग एट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, इसको बोल देता हूं मैं आर वेक्टर, आर बार, राइट? अब आर बार इज डिस्टेंस, राइट? याद रखना, क्योंकि पिछली बैच में वो गड़बड़ कर दी थी उन्होंने, डिस्टेंस को मोमेंटम से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं एरिया आएगा। डिस्टेंस से डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो एरिया आएगा ना? हाँ, तो पता होना चाहिए, दिस इज डिस्टेंस। नाउ यू शुड नो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड टेकिंग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि इफ यू टेक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दिस कर्व कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो ये कर्व है इसको आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, यू कैन टेक दिस एज अ स्ट्रेट लाइन रफली इफ द टाइम इंटरवल इज स्मॉल। तो इन दिस केस यू शुड रिमेंबर कि ये जो आएगा ये डिस्टेंस, मोमेंटम नहीं, ये डिस्टेंस आएगा v बार डेल्टा t, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, एंड डेल्टा t इज स्मॉल टाइम इंटरवल इन विच द प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम a to a dash, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, करेक्ट? अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो यू सी इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस। ये एक वेक्टर है आर बार और ये एक वेक्टर है आपके पास विच इज वी बार डेल्टा टी या dt, ओके, गुड। एंड एज यू कैन सी
these two vectors are in order, मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना है तो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं इसको यहां से उठाऊंगा और यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। नाउ दे बिकम टू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। फिर मैं इसको पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इसको भी पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। नाउ यू कैन अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना। राइट, करेक्ट है, लेकिन हमको यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट देखना है। गुड। इफ टू वेक्टर्स adjacent vectors, if two vectors represent adjacent sides of parallelogram, then the area of parallelogram is given by a bar cross b bar का magnitude। तो यहाँ पे ये जो एरिया आएगा this will be mod of r bar cross b bar delta t। तो area of this parallelogram will be r bar cross area of parallelogram। Don't worry about notes, we will put it down again tomorrow if required। समझना ज़्यादा जरूरी है। Area of parallelogram is mod of r bar cross v bar delta t, right? Good. Okay, then do you remember basics of vector product? अगर आपको याद होगा, हमारे पास if you have a bar cross m b bar या फिर some number scalar, right? तो ये स्केलर को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो, है ना। इसका ना घर है ना ठिकाना। You can keep it over here if you want, you can keep it outside। तो स्केलर is flexible to move। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इज लुकिंग लाइक अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हमारे केस में दिस इज एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर। Radius vector is a vector starting from sun to the position of planet। तो area swept by radius vector will be area of triangle, that will be half of this। Good। और of course as I told you कि जो आपके पास स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स को आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो what you can do is delta t is a scalar quantity। Time cannot be a vector, it is a scalar quantity। इसको बाहर निकाल लो। तो डेल्टा टी बाई 2 आर बार क्रॉस बी बार। और एरिया स्वेप्ट विल आल्सो बी स्मॉल इफ टाइम इंटरवल इज स्मॉल। तो ये जो एरिया है इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा ए। स्मॉल एरिया स्वेप्ट बिकॉज टाइम इंटरवल वाज आल्सो स्मॉल। तो ये आ जाएगा आर बार क्रॉस बी बार। बट डू यू रिमेंबर momentum is mass into velocity, therefore velocity is momentum by mass। ये put it there। तो delta A equal to delta T by 2 R bar cross P bar by M। मैं एक काम करता हूँ, ये delta T को पहले से ही यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो when you shift it you will get on the right hand side as half। गुड। तो ऐसा आपको मिलेगा। अब सिमिलर इज फॉर मास, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट। अब ऐसा होता है क्या कि प्लैनेट का मास चेंज हो जाएगा व्हेन इट गोस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर? नो। तो मास इज कांस्टेंट एंड इज स्केलर, क्योंकि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप क्या कर सकते हो, आप मास को निकाल सकते हो बाहर, अंदर बचेगा आर बार क्रॉस पी बार। व्हाट इज आर बार क्रॉस पी बार? Angular momentum। Distance into linear momentum is angular momentum। Radius vector cross linear momentum vector is angular momentum। तो ये आ गया आपका angular momentum by 2m। तो delta A by delta T, delta A by delta T depends on
L and 2m where m कांस्टेंट है. अगर L भी कांस्टेंट हो गया, नॉर्मली सर्कुलर मोशन हो या इलिप्टिकल मोशन हो, इन जनरल एंगुलर मोशन हो, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही होता है. तो याद रखना, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, जो नॉर्मली होता है, एंगुलर मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी. सो इफ L is constant, then you will have delta A by delta T equal to कांस्टेंट, क्योंकि L कांस्टेंट और M भी कांस्टेंट, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. तो डेल्टा A by डेल्टा T इज कांस्टेंट. अब हमने स्टेटमेंट लिखा नहीं, लेकिन अभी लिख देंगे. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ? इट टेल्स यू दैट एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर और लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट is equal in equal intervals of time. मतलब डेल्टा टी भी कांस्टेंट कर रहे हो, मतलब डेल्टा ए क्या हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, राइट. डेल्टा ए कांस्टेंट मतलब हर बार इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा. तो प्लैनेट अगर ए है, ए पे है और ए से ए डैश में जा रहा है 1 मंथ में, तो जितना एरिया कवर करेगा, अगर वो बी पे होता और 1 महीने में बी डैश पे जाता, टाइम इंटरवल सेम है 1 मंथ एंड 1 मंथ, तो एरिया विल आल्सो बी द same, right? Because angular momentum is normally constant. So therefore, you know that area swept by radius vector, मैं इसको radius vector बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो line joining from sun to planet. Okay, area swept by radius vector is in equal intervals of time. In equal intervals of time is equal. और यही उसका स्टेटमेंट भी था. A line joining sun and planet covers equal distance in equal interval of time, right? So statement I am not writing down here today, you should know, but if you want, of course, we can write. We have some space, leftover space, तो लिख ही लेते हैं. Very simple. So a line joining sun and the planet sweeps equal areas in equal intervals of time. Good. तो और एक बार इसका डेरिवेशन समझ लो, वेरी इंटरेस्टिंग. तो सन से प्लैनेट की पोजीशन तक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया. डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट ए से ए डैश पे गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वी डेल्टा टी. और ये आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तभी ले सकते हो कि ट्राइंगल ट्रीट करना है. इट इज नॉट अ ट्राइंगल, एक्चुअली इट इज लाइक अ पीस ऑफ पाई, पिज्जा, राइट, पीस ऑफ पिज्जा. तो बट if the time interval is very small, then v delta t is a straight line. तो ये ट्राइंगल बन गया. इसका मतलब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस जो है ये तो r बार था, और ये स्मॉल टाइम में अगर स्पीड वेलोसिटी अगर प्लैनेट का v था तो v बार डेल्टा t. तो दो वेक्टर्स है which are adjacent sides of parallelogram. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, r बार क्रॉस v बार डेल्टा t. इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स, राइट. फिर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल में, बिकॉज इट इज लाइक अ ट्राइंगल, राइट. इट इज नॉट पैरेललोग्राम, इट इज लाइक अ ट्राइंगल. अगर आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो तो फिर यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा. फिर बोलोगे पैरेललोग्राम का एरिया मिल गया, अभी हाफ कर दो, क्योंकि यू सी यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हियर. थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर टाइम. लुक, दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट. बट हमारा इंटरेस्ट है ट्राइंगल में, क्योंकि एरिया स्वेप्ट बाय लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट इज नॉट पैरेललोग्राम बट इट इज triangle. So you need to know that is triangle. Good. Then area of triangle will be half area of parallelogram. अब उसमें से ये डेल्टा टी स्केलर है तो स्केलर को निकाल लिया बाहर. तो you have डेल्टा ए डेल्टा टी बाई 2 और मॉड ऑफ r बार क्रॉस v बार. तो ये आपको मिल जाएगा. डेल्टा टी को शिफ्ट कर लो तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज हाफ r बार क्रॉस v बार, बट v बार इज p बार बाय m. तो m को भी बाहर निकाल लो
तो m को बाहर निकालिए तो 1/2 m r बार क्रॉस p बार का मॉड, बट r बार क्रॉस p बार इज एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, जो नॉर्मली एंगुलर मोशन में होता ही है, एंगुलर मोमेंटम इज नॉर्मली अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, तो अगर l बार कांस्टेंट हुआ, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, तो डेल्टा a बाय डेल्टा t इज कांस्टेंट। और हम तो बोल ही रहे हैं कि इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा t भी कांस्टेंट, तो डेल्टा a भी आ गया कांस्टेंट, मतलब irrespective of position of planet on its trajectory, doesn't matter planet एफिलियन के पास में है कि पेरियन के पास में है कि बीच में कहीं पे है, in given time interval it will always sweep equal areas. So this is how you prove Kepler's second law, and it is called as law of areas because it is related to area. So that's it for today. Third law we will see tomorrow.